हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए केमिस्ट्री की थ्योरी कवर कर रहे थे आपके पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपका नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते। हमें अपने सिलेबस को कैसे भी करके क्लियर करना है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट बस पूछा जाना है। तो जो आपके पात्रता परीक्षा में टॉपिक दिए गए हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको चयन परीक्षा में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो नया टॉपिक है वो हमने कल स्टार्ट कर दिया था, रेडियो सक्रियता। यहाँ से खूब सारे आपके केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक की ये केमिस्ट्री की हमारी थ्योरी वाली क्लास नंबर 38 होगी। इससे पहले आपकी 37 क्लासें हो गई हैं। ठीक है, और इनकी अलग से हमने प्ले लिस्ट बना दी है MP वर्ग 2 चयन परीक्षा केमिस्ट्री के नाम से। तो आप सारी क्लासें एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपके पिछले जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होंगी तो आगे आने वाली चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपसे यही कहेंगे कि आप पिछले लेक्चर्स को एक बार देख लें और अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो सारी आपकी NCERT के अलावा जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनकी थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका जो पात्रता परीक्षा में फर्स्ट टॉपिक दिया गया है केमिस्ट्री का, वो है आपका मैटर यानी पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ हम कर चुके हैं। पदार्थ का पूरा वर्गीकरण आपको बताया, ठोस द्रव गैस क्या होते हैं, इसके बाद तत्व यौगिक मिश्रण वगैरह, फिर आपकी पूरी आवर्त सारणी आपको कवर करवा दी है। इसके अलावा परमाणु की संरचना, किस विद्वान ने परमाणु के बारे में क्या बताया, कौन सा सिद्धांत दिया, ये सारी चीज़ें आपको कवर करवा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था रेडियो सक्रियता। तो इससे पिछला जो लेक्चर है या क्लास नंबर आप 37 देखेंगे तो उसमें आपको रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, रेडियो सक्रियता क्या होती है, रेडियो सक्रियता अर्थात जो रेडियो एक्टिविटी होती है, एक किरणें रेस कौन कौन सी होती, गामा किरणें, एक्स किरणें और आपकी बीटा किरणें क्या होती हैं, और किसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किसका जो है द्रव्यमान वगैरह कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको रेडियो सक्रिय तत्व क्या कहलाते हैं, कल के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इसीलिए बार बार कहते हैं, यदि आप यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, नए अभ्यर्थी आप यहाँ पर हैं, तो आपको हो सकता है जो आज चीज़ें हम बताएं वो समझ ना आए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे जो हार्ड चीज़ें आती हैं वो समझ में नहीं आ सकती। तो इसीलिए बार बार कहते पहले आप अपना बेसिक क्लियर करें और सारे सेशन ज़रूर देख लें, ताकि आपको हेल्प मिले आगे आने वाले सेशन में। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो ये थ्योरी वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें रहेंगी, क्योंकि आपको यहाँ पूरी थ्योरी दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप बायोलॉजी की थ्योरी वाली क्लासें देखना चाहते हैं तो उसकी भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, MP वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी। उसकी भी लगभग 65+ क्लासें हो गई हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी थ्योरी कवर करवाई हुई है, उनको देख सकते हैं। और बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट भी हमने स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसकी भी लगभग जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें हम पूरा आपको क्वेश्चन के माध्यम से विश्लेषण देते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या भले ही कम होती है, लेकिन आपकी एक बार दोबारा से थ्योरी भी कवर हो जाती है क्वेश्चनों के माध्यम से, और आपको ये भी पता लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन वहाँ हम लाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए ही प्रश्न होते हैं। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जो रेडियो सक्रियता को कल स्टार्ट किया था उसी के आगे जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए, ये हमारी अभी तक की क्लास नंबर 38 है। इससे पहले हमारी 37 क्लासें हो गई हैं और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी क्लासों को देख सकते हैं। देखिए, कल हमने रेडियो सक्रियता पढ़ ली थी। ठीक है, क्या कहलाती है, एक बार थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि रेडियो सक्रियता थी क्या, इसकी खोज किसने की, रेडियो सक्रिय किरणें क्या होती हैं, तत्व क्या होते। तो आपको बताया था कि जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, स्वयं वो विखंडित हो जाते हैं और आदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो आदृश्य किरणें होती हैं ये आपकी रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती हैं, और यह जो पूरी घटना घटित होती है ये रेडियो सक्रियता कहलाती
कहलाती है, और जो प्रकृति में जो तत्व स्वयं विखंडित हो रहे हैं वो तत्व रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब रेडियो सक्रियता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? मैडम क्यूरी, उनके पति पियरे क्यूरी ने क्या बताया? पिचब्लेंड क्या है? तो ये आप कल का लेक्चर देख लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अल्फा बीटा गामा किरणें, इनके गुण आपको बताए हुए थे। अब देखिए यहाँ आज हम पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ लेता ध्वनि को किस यंत्र से मापते हैं, तो डेसिबल। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कुछ। तो वैसे ही यहाँ पूछ सकता है कि जो रेडियो सक्रियता की यूनिट है वो क्या है। तो रेडियो सक्रियता की जो यूनिट है वो क्यूरी है, आपको याद रखना है। किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का ये क्या कहलाता है? क्यूरी। तो देखिए किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ, मान के चलिए यहाँ पर हमने यूरेनियम ले लिया या थोरियम ले लिया, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण याद रखना, परिमाण, ठीक है, क्वांटिटी, जिसमें प्रति सेकंड 3.70 गुणा 10 के ऊपर 10 की घात विखंडन होते हैं, वही क्यूरी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक क्यूरी बराबर कितना होगा, तो इतने विखंडन ही एक क्यूरी को प्रदर्शित करेंगे, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ए रेडियो आइसोटॉप डेटिंग क्या होती है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। रेडियो आइसोटॉप डेटिंग क्या है? तो किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, कास्ट या जैव अवशेष में मापन करने, उनकी आयु का निर्धारण करना रेडियो आइसोटॉप डेटिंग कहलाता है। आपने देखा होगा कई जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, वर्षों पुराने प्राचीन समय के जीवाश्म प्राप्त होते हैं, तो उनकी आयु का जो पता लगाया जाता है वो क्या कहलाता? वही तो रेडियो आइसोटॉप डेटिंग होती है। ठीक है, जैसे कई वर्ष पुराने डायनासोर के अवशेष मिल गए, या कई वर्ष पुरानी कई जो ऐसे पौधे जो आज तक हमने नहीं देखे उनके अवशेष मिल जाते हैं, या किसी जीव के या अन्य जीवधारियों के अवशेष मिल जाते हैं, तो हमें कैसे पता लगाते हैं कि इनकी आयु कितने वर्ष पुराने होंगे? तो वही तो क्रिया कहलाती है रेडियो आइसोटॉप डेटिंग। ठीक है, अब कार्बन जो डेटिंग है, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग का महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपने बार बार नाम सुना होगा कार्बन डेटिंग। तो यह रेडियो आइसोटॉप डेटिंग का महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि जो कार्बन डेटिंग आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, तो वहाँ पर आपने कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है किसी भी जीवाश्म या अवशेष की आयु निर्धारण का। अब देखिए कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों, इनकी आयु का अंकन किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं जैसे पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का उपयोग होता है, इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहते हैं। अब ये जो आपके कुछ रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं या जो समस्थानिक होते हैं, किसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे। अब देखिए अधिक पुरानी चट्टानों के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि भी अधिक उपयुक्त सिद्ध होती है। अब देखिए यहाँ दिया है मृत पेड़ पौधों और जानवरों की आयु का निर्धारण जो है वो C6 14 और C6 आपका 12 का अनुपात ज्ञात करके किया जाता है। अब देखिए रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की उपयोगिता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्तमान समय में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है और उनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। अब किस किस क्षेत्र में होता है देखिए, रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक हैं इनका उपयोग मृत पेड़ पौधों, जानवरों, पत्थर के पुराने नमूनों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। यह जो विधि है यह रेडियो आइसोटॉप डेटिंग कहलाती है। रेडियो जो समस्थानिक है इनका उपयोग औषधियों में ट्रेजर के रूप में होता है। इस विधि द्वारा मानव शरीर में किसी भी प्रकार का ट्यूमर का पता लगाया जाता है। मानव शरीर में यदि किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर या अन्य ट्यूमर जो हो गए हैं, उनका पता भी रेडियो सक्रिय समस्थानिकों से ही लगाया जाता है, जैसे कैंसर, ठीक है, इनका पता। अब देखिए ज़मीन के अंदर बिछाई गई जल पाइप नालियों, गैस पाइप नालियों और तेल पाइप नालियों में यदि किसी भी प्रकार का छेद हो जाता है या रिसाव हो जाता है, तो उसका पता भी हम रेडियो सक्रिय समस्थानिकों से ही लगाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन के लिए भी, क्योंकि यदि ये रेडियो आइसोटॉप डेटिंग नहीं होती तो क्या
कहीं पर जैसे किसी पाइप नाली में छेद हो गया तो क्या पूरी पाइप नाली को दोबारा से निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी जो है विधि बताई गई है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि निर्धारण में रेडियो सक्रिय समस्थानकों का उपयोग होता है। रेडियो सक्रिय समस्थानकों का उपयोग पौधों में उर्वरकों की क्रिया जानने में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछेगा बताइए किस लिए रेडियो सक्रिय समस्थानिक महत्वपूर्ण है या किस में उपयोग नहीं होता या फिर होता है, ठीक। तो याद रखना। अब देखिए कैंसर जैसे अनेक रोगों से ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में भी रेडियो सक्रिय समस्थानकों का उपयोग होता है। अब देखिए कोबाल्ट का जो समस्थानिक है 27 कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में और मस्तिष्क में विकसित होने वाले ट्यूमर को नष्ट करने में किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कैंसर के इलाज में या मस्तिष्क में विकसित होने वाले ट्यूमर के इलाज के लिए जो आपका रेडियो सक्रियता है इसके किस समस्थानिक का उपयोग होता, तो कोबाल्ट का, ठीक है। अब देखिए रेडियो सक्रिय समस्थानकों का उपयोग पाचन तंत्र का अध्ययन करने में भी किया जाता है। रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार। तो याद रखना कि किसका उपयोग कहाँ, सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में। रेडियो सक्रिय जो आयोडीन होता है इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि के में उत्पन्न विकार में किया जाता है। रेडियो सक्रिय जो फास्फोरस है इसका उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। फिर रेडियो सक्रिय सोडियम के द्वारा शरीर में रक्त प्रवाह का वेग भी मापा जाता है। अब जो रेडियो सक्रिय लोहा है इसका उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय जो यूरेनियम है 92 यूरेनियम 238, इसका उपयोग पृथ्वी की आयु, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस आपके रेडियो सक्रिय समस्थानिक से होता है, तो यूरेनियम। इसके भी 3 समस्थानिक होते हैं जिसमें से आपका जो 238 है इसका उपयोग होता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने में, ठीक है। अब देखिए कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का उपयोग अनाज, फल, सब्जियों आदि के रोगाणुनाशन में किया जाता है। ये 14 पॉइंट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, यहाँ से पूछा ही जाता है। अब देखिए अगला, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ देखिए नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी हम पढ़ेंगे। तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में, मान के चलिए यूरेनियम है, ये आपका यूरेनियम है, यूरेनियम के अंदर ही क्या है उसका नाभिक है। तो कहा है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तनों के दौरान नाभिक के जो द्रव्यमान में होने वाली क्षति है उसका ऊर्जा में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा की जो विपुल राशि है वही नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, आपकी सौर ऊर्जा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं। एक तो नाभिकीय संलयन, जो आपका रेडियो सक्रिय तत्व है उसके अंदर जो नाभिक है उसमें क्या हो रहा है, उसके द्रव्यमान में क्षति, और इस क्षति के फलस्वरूप जो ऊर्जा की विपुल राशि होती है वही नाभिकीय ऊर्जा। अब ये नाभिकीय ऊर्जा, एक तो क्षति होगी, एक तो आपका जो नाभिक है वो टूटेगा, ठीक है, और एक होगा नाभिक जुड़ेगा। तो 2 प्रकार से जो है ये ऊर्जा के स्रोत बताए गए हैं। तो इसमें पहला नाभिकीय विखंडन, नाम से ही स्पष्ट है, विखंडन अर्थात टूटना और संलयन अर्थात जुड़ना। तो देखिए यहाँ पर 2 स्रोत क्या है नाभिकीय ऊर्जा के। नाभिकीय विखंडन देखना, जैसे आपने पढ़ा होगा जो हमारा सूर्य है, ठीक है, क्या है, सूर्य है, तो उसमें जो ऊर्जा है वो किस रूप में संग्रहित होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया वहाँ पर होती है। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाभिकीय विखंडन देखिए वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर 2 हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा। मान के चलिए बड़ा नाभिक है और ये टूट जाएगा और फिर ये 2 छोटे छोटे नाभिक बन जाते हैं, यही तो नाभिकीय विखंडन है। तो एक बड़ा नाभिक टूटकर 2 छोटे छोटे नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो याद रखना मतलब एक बड़ा सा नाभिक टूटकर 2 छोटे छोटे नाभिक में विभक्त हो जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है,
नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय विखंडन है। अब इतना सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा देगा तो आपको यहाँ पर फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो याद रखना, विखंडन यानी होता है बड़ा नाभिक टूटकर दो खंडों में विभक्त होकर दो छोटे छोटे नाभिक बन जाते हैं। अब देखिए सन 1939 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ऑटोहन और स्ट्रासमैन, यहाँ स्ट्रासमैन होगा, इन्होंने बताया कि जो 92 यूरेनियम 235 है, इसके नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करने पर यूरेनियम का नाभिक टूट जाता है और 56 बेरिलियम 141 और आपका 36 क्रिप्टॉन 92 में बदल जाता है। देखिए इस पर प्रहार करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन से, तो ये दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में 3 अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा की विशाल राशि विमुक्त होती है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है और द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन का जो समीकरण है E बराबर mc², जहाँ E ऊर्जा है, m द्रव्यमान में क्षति है और c क्या है, प्रकाश का वेग है, इसके अनुसार ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर, जो कि आपका जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका प्रमुख स्रोत है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ना कि आपके नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। अब देखिए नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन में क्या होगा, दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर संयुक्त होंगे और एक बड़ा नाभिक बना देते हैं और इस क्रिया में जो है देखिए वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान में सदैव क्षति होती है। वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि क्षति नहीं होती, लेकिन यहाँ सदैव क्षति होगी, जो आइंस्टीन समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है और साथ ही इस प्रक्रिया के प्रारंभ हो जाने पर इसमें विमुक्त ऊर्जा इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अति उच्च ताप पर होती है, इस कारण इसे ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य से, तो याद रखना जो हाइड्रोजन बम है वो आपका किस पर कार्य करेगा, तो नाभिकीय संलयन पर, जबकि आपका परमाणु बम किस पर कार्य करेगा, नाभिकीय विखंडन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का कारण भी यही ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया है। हाइड्रोजन बम एक इस पर कार्य करेगा आपका संलयन के सिद्धांत पर। इसकी संहारित क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है। इसके निर्माण में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत निहित होता है। तो ये समझ गए, नाभिकीय संलयन अर्थात दो छोटे छोटे जो नाभिक होंगे रेडियो सक्रिय तत्व के, वो संयुक्त होकर एक बड़ा नाभिक बना देंगे। और हाइड्रोजन बम आपका किस पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन क्रिया पर। और आपके जो परमाणु बम है वो किस पर कार्य करता है, तो आपके नाभिकीय विखंडन पर। अधिक जो है जिसकी परमाणु क्षमता अधिक होती है वो होता है आपका हाइड्रोजन बम। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो हम पढ़ रहे हैं इसकी उपयोगिता क्या है, तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग वायुयान, जहाज, पनडुब्बी आदि चलाने में किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, किसका उपयोग या किस ऊर्जा का उपयोग वायुयान, जहाज, पनडुब्बी आदि चलाने में होता है, तो वो नाभिकीय ऊर्जा है। रॉकेट उड़ाने में भी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग होता है। सूर्य और अन्य तारों से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, जो वहाँ लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं, इनको आपको थोड़ा सा समझ करके और कवर करना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत हो गए, परमाणु विखंडन और आपका संलयन। अब यहाँ देखिए परमाणु रिएक्टर क्या है, एटॉमिक रिएक्टर। यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है ये हम देखेंगे। तो परमाणु रिएक्टर देखिए वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती। मतलब यहाँ जो नाभिकीय ऊर्जा होगी उसको पहले कहाँ कन्वर्ट करेंगे, ऊष्मा ऊर्जा में, और फिर इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। परमाणु रिएक्टर या
नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। एक ही बात है, ठीक है। इसमें होने वाले विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रहती है। अब इसके मुख्य भाग याद रखना है। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, परमाणु रिएक्टर का कौन सा एक भाग नहीं है। तो यहाँ पर यदि ये 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ एक ऑप्शन बदल देगा, तो जब आपको ये चारों के 4 पता रहेंगे तभी तो आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो जो आपका परमाणु रिएक्टर है या नाभिकीय रिएक्टर जो है, इसके 4 भाग हैं। एक तो कोर, दूसरा मंदक मॉडरेटर, शीतलक, कॉलेट और परिरक्षण, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। किसके भाग हैं आपके? नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर के। अब नाभिकीय जो रिएक्टर होता है, यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता। तो मंदक के रूप में एक तो आपका भारी जल जो होता है D2O का उपयोग और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है तो रिएक्टर को परमाणु पायल कहते हैं, किंतु भारी जल का उपयोग जब मंदक के रूप में होने लगता है तो वह स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है। जब शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम की द्रवित मिश्र धातु का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पूछा गया है मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो भारी जल और ग्रेफाइट का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यही क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। तो देखिए पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर में या नाभिकीय आपका जो परमाणु रिएक्टर है, इसमें मंदक के रूप में तो भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग है, जबकि शीतलक के रूप में किसका, तो सोडियम और पोटेशियम की द्रवित मिश्र धातु का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किसके रूप में होता है? ईंधन के रूप में होता है। और कैडमियम की छड़ का उपयोग किसके रूप में होता है? नियंत्रक छड़ के रूप में होता है। ये आप बिल्कुल याद रख लेना। विश्व का सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है वो इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। अब परमाणु रिएक्टर के उपयोग देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत ग्रह बनाए जाते हैं। इसका उपयोग क्या है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसका प्रमुख कार्य क्या? पहले यह किसको, नाभिकीय ऊर्जा को कहाँ बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में, और फिर उससे क्या बनेगी? विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत ग्रह। अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर में अनेक प्रकार के रेडियो समस्थानक उत्पन्न होते हैं, जिनका उपयोग चिकित्सा विज्ञान, कृषि रोगों के उपचार, उद्योग धंधों आदि में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परमाणु रिएक्टर और आपके नाभिकीय संलयन की क्रिया वगैरह। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जब क्वेश्चन बनते हैं तो जब जिसने ये टॉपिक पढ़े होते वही इनके करेक्ट आंसर दे पाते हैं, अन्यथा यहाँ से क्वेश्चन हमेशा गलत ही होते हैं। तो याद रखिए नाभिकीय रिएक्टर क्या है, कहाँ पर किसका यूज हो रहा है। इसके अलावा कल का जो सेशन था उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों से। ठीक है, तो यदि कहीं पर भी कोई भी डाउट आपका बन रहा हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।